नमस्कार दोस्तों, सभी का एलपीजीएस जॉब में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं हरेंद्र आप लोगों के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। और मित्रों, आज ज्योग्राफी की हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास नंबर 11। और इससे पहले की जो क्लासें हैं आप लोग वो देखें, उनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है मित्रों, और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों में शेयर करें। ठीक है मित्रों, तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। और देखिए मित्रों, आज के जो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो है दो टॉपिक। एक है आपका प्लेट विवर्तनिकी और दूसरा जो टॉपिक है मित्रों वो है हमारा भूकंप। तो इन दो टॉपिकों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इनसे जो वनडे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं उन सबको भी इसमें कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन इसमें से फंस जाएं। ठीक है, तो देखिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा कभी, प्लेट विवर्तनिकी, या जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक, है ना। कई एक बार टेक्टोनिक प्लेटें बोल देते हैं, पर जो सही शब्द है वो है आपका प्लेट विवर्तनिकी या विवर्तनिकी। वही इंग्लिश में क्या बोल देते हैं मित्रों, तो इसी को बोल देते हैं टेक्टोनिक, है ना। इसी को क्या बोल देते हैं, टेक्टोनिक। तो इसी को बोलते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। मित्रों, अगर इस सिद्धांत की बात करें तो देखो, ये जो सिद्धांत है वो सही मायने में जो वेगनर का पेंजिया सिद्धांत है उसका विस्तृत रूप है। ये जो सिद्धांत है वो वेगनर का जो पेंजिया सिद्धांत है। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा पेंजिया सिद्धांत क्या है, आगे इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे मित्रों, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। तो वेगनर का जो पेंजिया सिद्धांत है वो क्या है, तो उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है प्रारंभ में जब बनी थी तो उस पर केवल एक ही स्थल था, एक ही भूखंड था मित्रों। और इस भूखंड का नाम क्या था, तो ये था पेंजिया। और ये एक ही सागर था जिस सागर का नाम था पैंथालाशा। बात क्लियर है, तो यही वेगनर का पेंजिया सिद्धांत है। और जो वाला आपका प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है वो इसी का विस्तृत रूप है। बात क्लियर है, इसके विषय में हम चर्चा आगे वीडियोज में करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज इस पे चर्चा चल रही है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि ये जो सिद्धांत है आपका पेंजिया सिद्धांत, ठीक है, इसका ये क्या है, विस्तृत रूप है। और अब हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो इसी पे है। और देखिए, इस सिद्धांत को जो दिया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को 3 लोगों ने दिया है। उसमें सबसे पहले आपके हैरी हेल्स ने दिया था, ये 1962 में दिया था। उसके बाद विल्सन, और सबसे जो महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो विल्सन से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एक और बात, ये जो प्लेट शब्द है, अरे जो विवर्तनिकी में प्लेट शब्द जोड़ा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, वो विल्सन के द्वारा ही जोड़ा गया है। प्लेट क्या है, तो हम ये कहेंगे कि बड़ा जो स्थलीय बड़ा स्थलीय जो मंडल है, हम ये कहेंगे कि जो स्थल मंडल या जो पृथ्वी है उसके स्थल मंडल पे एक बड़ी आकृति, ठीक है, क्या कहलाती है, प्लेट कहलाती है। ठीक है मित्रों, अगला देखिए, इसके बाद मॉर्गन ने इसको और ज्यादा प्रतिपादित किया है। ठीक है मित्रों। अच्छा, अब देखो, जो वनडे एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं प्लेटों से, वो कई एक बार इनकी संख्या से बनते हैं कि इन प्लेटों की संख्या कितनी है। ठीक है मित्रों, तो हम देखो जो प्लेटें हैं इनकी संख्या की अगर बात करते हैं मित्रों, तो जो प्लेटों को सबसे पहले 3 रूपों में डिवाइड कर लेते हैं। बड़ी प्लेटें, और जो बड़ी प्लेटें हैं उसके बाद है आपकी, बड़ी को बृहद भी बोलते हैं, इनकी संख्या है आपकी 6। कितनी है मित्रों, इनकी संख्या 6, और कहीं कहीं आपको इनकी संख्या 8 भी मिल जाएगी। 6 या 8 दोनों ही इनकी संख्या मिल जाती है। उसका कारण है कि नासा ने जो दिया है रिपोर्ट उसमें 8 दिया गया है। नासा ने 8 दिया था, जबकि विल्सन ने कितनी बताई थी संख्या, 6 बताई थी। ये अंतर है, याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं छोटी प्लेटों की, तो इसमें भी विविधताएं 20 या 23, कहीं आपको 20 मिलेगा, कहीं आपको 23 मिलेगा मित्रों। और उसके बाद एक और है, वो होती हैं आपकी उपप्लेटें। एक और क्या है, उपप्लेटें। और जो उपप्लेटों की संख्या है मित्रों वो है 39। ये इनसे भी छोटी प्लेटें हैं। ठीक है मित्रों, इनके बारे में बुक्स में ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है, पर याद रखना इनकी संख्या 39 है। अब देखो, जो बड़ी प्लेटें हैं वो कौन कौन सी प्लेटें हैं, तो हम देख लेते हैं एक एक करके मित्रों।
सबसे पहले देखो अमेरिकी प्लेट, अमेरिकी जो प्लेट है। दूसरा देखो तो अफ्रीकी प्लेट, दूसरी है मित्रों अफ्रीकी प्लेट। तीसरी है आपकी यूरोपीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट। चौथी है आपकी अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। अगली है मित्रों आपकी 5वां नंबर है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ठीक है मित्रों। और छहवीं जो प्लेट है आपकी इसमें अभी जो बच गई वो है प्रशांत प्लेट। कौन सी रह गई इसमें भैया? एक और रह गई अभी, वो रह गई प्रशांत प्लेट। अच्छा देखो ये तो 6 हैं, ठीक है। अगर 6 हैं तो ये हैं, और कहीं कहीं जब 8 दी जाती हैं तो उनके नाम देखो मित्रों। एक इसमें बढ़ा दिया जाता है आर्कटिक प्लेट। कौन सी बढ़ा दी जाती है? तो एक आर्कटिक प्लेट बढ़ा दी जाती है मित्रों, और एक बढ़ा दी जाती है इसमें से इन दो, एक को उत्तरी अमेरिका प्लेट, एक को दक्षिणी अमेरिका प्लेट कह देते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये 6 प्लेटें हैं मूल तौर पे। नासा ने जबकि इसके 2 पार्ट करके बताए थे और एक ये वाली जोड़ दी थी तो उसने कहा था कि 8 प्लेटें हैं, पर ज्यादातर जो मान्य है पॉइंट वो आपका 6 है, ठीक है मित्रों। इसके अलावा देखो अगर छोटी प्लेटों की बात करें तो कैरिबियाई प्लेट है इसमें बर्मी प्लेट है आपकी, इसमें सोमालियन प्लेट है आपकी, इसमें फिलिपियन प्लेट है आपकी, ठीक है मित्रों। तो ये कुछ है आपकी छोटी प्लेटें, ठीक है। अच्छा इनके बारे में बहुत कम जानकारी है, ज्यादा आपको बुक्स में जानकारी नहीं मिलेगी। इनकी तो संख्या मिल गई है, बस वही क्या कम है, ठीक है मित्रों। अच्छा इन प्लेटों के अलावा छोटी बड़ी आपसे पूछ लेता है, एक और इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, वो भी देखो। वो पूछता है कि इनमें से भारत की प्लेट कौन सी है? तो देखो मित्रों जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है ये भारतीय प्लेट है। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट में ही स्थित है मित्रों। इस बात को ध्यान रखना है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है मित्रों। अगला जो हम अब चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पर, वो है आपका इनका गतियां देख लेते हैं प्लेटों की। गतियां देखेंगे मित्रों तो प्लेटों की गतियां किस तरह से ये प्लेटें गतियां करती हैं, ठीक है। तो गतियों की बात और कर लेते हैं तब आगे चलेंगे। देखिए अगर यहां प्लेटों की गतियों की बात करें मित्रों तो 3 प्रकार से गतियां करती हैं प्लेटें। जो गतियां करती हैं वो कितने प्रकार से करती हैं? तो वो 3 प्रकार से गतियां करती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? तो एक होता है आपका अभिसारी और एक होता है अपसारी, ठीक है। देखिए कौन सी है? पहली अभिसारी, दूसरी है आपकी अपसारी, उसके बाद तीसरा है मित्रों समानांतर। समानांतर ये तीसरा है। तो कुल मिला के जो ये प्लेटें हैं वो 3 प्रकार से चलती हैं। कैसे कैसे चलती हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा और ध्यान देंगे मित्रों इस पर, ठीक है। इसमें देखिए अभिसारी को समझिए क्या है। तो अभिसारी जो है आपका, इसको कहेंगे कि पास आना, ठीक है। नहीं, अभिसारी क्या है? अभिसारी का मतलब होता है, आप इसको ये भी कह सकते हो कि प्लेटों का पास आना। जैसे कुछ प्लेटें हैं, पास आने का मतलब है एक प्लेट ये है मान लीजिए और दूसरी प्लेट ये है मित्रों, ये प्लेटें हैं, ठीक है ना। तो ये प्लेटें क्या है कि आपस में ऐसे पास पास आ रही हैं, धीरे 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 हल्के हल्के पास आ रही हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लेटों की अभिसारी गति। अगला हम अपसारी की बात करेंगे तो इसको ये कह सकते हैं कि प्लेटों का दूर जाना। तो दूर जाने का मतलब ये है वही कि प्लेट अभी नजदीक है तो धीरे धीरे खिसक खिसक के कैसे जा रही है, मतलब खिसक रही है और दूर को हटती जा रही है, ठीक है। अगला है आपका समांतर। तो समांतर का मतलब ये है कि आप ऐसे देखिए, एक प्लेट ये है यहाँ पे और दूसरी प्लेट अगर ये यहाँ पे है, तो देखो ये जो अंतर है इनका, ये समानांतर, मतलब ये ऐसे ऐसे चलती रहती है, ऐसे ऐसे, है ना। तो इसको कहेंगे कि ये समांतर गति है प्लेटों की, ठीक है मित्रों। अच्छा इसमें जो पॉइंट है, एक पॉइंट और हम इसमें चर्चा करेंगे आपका, वो है इनके स्वरूप के आधार पर ये कितने प्रकार की हैं। तो बस वो लास्ट पॉइंट और पढ़ते हैं इसमें।
स्वरूप के आधार पर ये कितने प्रकार की हैं, कैसा स्वरूप है इनका। तो गतियों के बाद स्वरूप और देख लेते हैं। स्वरूप के आधार पर जो प्लेटें हैं वो है मित्रों 3 प्रकार से, स्वरूप के आधार पर भी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? तो देखो ये 3 प्रकार से हैं। पहला देखो, पहली है आपका महासागरीय। कौन सा है? महासागरीय। ठीक है, अगली है आपकी महासागर के बाद स्थलीय। महासागर के बाद कौन सी है? तो अगली है आपकी स्थलीय। और स्थलीय प्लेट के अलावा जो तीसरी होती है मित्रों, वो होती है आपकी जिस पर दोनों हो, तो उसको बोलेंगे हम संयुक्त प्लेट। क्या कहेंगे उसको? इसको कहते हैं संयुक्त प्लेट। क्या कहते हैं? संयुक्त, जहां ये दोनों हो। ठीक है, देखिए इसमें से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, वो आपको क्लियर करते हैं। महासागरीय का मतलब है कि जिन प्लेटों पर महासागर बने हुए हैं, अरे जो 5 महासागर हैं वो जिन प्लेटों पर स्थित है वही क्या है? महासागरीय प्लेटें। ठीक है, उसके बाद स्थलीय प्लेटें जहां महाद्वीप स्थित है उनको स्थलीय प्लेटें कहते हैं। इसके अलावा संयुक्त की बात करें तो मित्रों संयुक्त प्लेटों में आप देखेंगे कि जहां महासागर या सागर भी आते हो और स्थलमंडल भी आता हो, वो आपका क्या है? संयुक्त प्लेट है। और इसमें से अगर कभी पूछा जाए कि जो भारत की प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियाई, वो कैसी प्लेट है? तो वो है मित्रों एक संयुक्त प्लेट है। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि इंडिया से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि वहां हिंद महासागर है, और हिंद महासागर आगे होते हुए ये प्लेट कहां तक है? ऑस्ट्रेलिया तक है। ऑस्ट्रेलिया भी इसी पर स्थित है। ठीक है, नहीं तो बीच में जल भी पड़ता है ढेर सारा। ठीक है, तो इस तरह से प्रशांत महासागर का भी भाग आ जाता है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये संयुक्त प्लेट है। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ प्लेट विवर्तन से बनने वाले सामान्य क्वेश्चन थे जो आपके वनडे एग्जाम्स में कई एक बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इससे प्लेट विवर्तनिकी के कारण ही क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जैसे आपके पठार हैं, आपके पर्वत हैं, उनमें आए दिन परिवर्तन आना। उसके अलावा आप लोग देख रहे हैं पृथ्वी पे भूकंप आना। इसके अलावा पृथ्वी पे ज्वालामुखी का फटना। ये सारे जो कारण हैं वो आपके किस पे डिपेंड है? प्लेट विवर्तनिकी पर डिपेंड है। इसीलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है आपका भूकंप। तो देखिए मित्रों भूकंप क्या है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इस शब्द से ही कि भू और कंप मतलब पृथ्वी का कांपना। पृथ्वी या धरा का कांपना ही क्या कहलाता है मित्रों? तो वो भूकंप कहलाता है। ठीक है, और भूकंप का जो अध्ययन है, भूकंप को हम जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं वो क्या कहलाती है? सिस्मोलॉजी। कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो याद रखना है आप लोगों को सिस्मोलॉजी। ठीक है मित्रों, अब देखो कुछ मैंने आपको एक चित्र बनाया है। ठीक है, तो पहले चित्र को देख लीजिएगा। देखो चित्र में मैंने आपको दिखाया है कि भूकंप जो आता है वो पृथ्वी में जिस जगह से उत्पन्न होता है, या हम ये कहेंगे कि जिस जगह से भूकंपीय तरंगें चलना शुरू होती हैं, ये मित्रों क्या है? ये वाली ये भूकंपीय तरंगें हैं। तो जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उस जगह को कहा जाता है भूकंप मूल। अरे मूल मीन्स वैसे भी जड़ होता है, तो आप लोग आसानी से इसको याद रख पाएंगे। भूकंप मूल क्या है? जहां से भूकंपीय तरंगें निकलना शुरू होती हैं वो स्थान भूकंपीय मूल है। और जिस स्थान पर इनको सबसे पहले ये धरा है ऊपर, ये आपका, ठीक है नहीं, तो जिस स्थान पर सबसे पहले इनको महसूस किया जाता है उसको कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। और ये दोनों ही मतलब एग्जाम में आ जाते हैं, और कई बार लड़के इसमें इधर का उधर कर देते हैं। तो याद रखना, मूल जमीन, जड़ है तो जमीन में होगी, जाहिर सी बात है। तो मूल ऊपर वो जमीन में होता है और अधिकेंद्र सदैव ऊपर होता है। बात क्लियर हो गई मित्रों। अगला देखो, अगर इसमें हम बात करते हैं आने के कारण, मतलब ये है भूकंप आने के कारण, तो भूकंप क्यों आता है? तो आप लोग देखिए मैं आपको कारण बताता हूँ। सबसे पहला मित्रों और सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका प्लेट विवर्तन, या कहेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है नहीं, सबसे बड़ा कारण क्या है? तो प्लेट विवर्तन। अभी मैंने बताया था आपको प्लेट विवर्तन सबसे बड़ा कारण है। प्लेटें आपस में चलती रहती हैं और प्लेटों में टकराहट होने से तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हीं से क्या आते हैं? पृथ्वी पे भूकंप आते हैं मित्रों। ठीक है, पहला कारण हो गया। दूसरा देखो, अगर कभी पृथ्वी पे कोई उल्का पिंड गिर जाए,
तो आप लोग जानते हैं जब उल्का पिंड गिर रहा है तो प्रेशर से गिरेगा तो जमीन में गर्त बना देगा, जिससे पृथ्वी हिल जाएगी। ठीक है मित्रों, और तो फिर जब पृथ्वी कांप जाएगी तो हाँ, आसपास के क्षेत्र में भूकंप ही कहेंगे उसको। अगला तीसरा कारण अगर हम देखें तो इसमें तीसरा कारण होगा आपका ज्वालामुखी विस्फोट। अरे ज्वालामुखी विस्फोट, अगर कहीं ज्वालामुखी फटता है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में भी मित्रों क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। ठीक है, और देखिए अगला अगर कारण की बात करें हम तो चौथा कारण देखेंगे इसमें, जो हम लोग परमाणु परीक्षण करते हैं, है ना, कई एक जो बड़े बड़े परमाणु परीक्षण हैं तो वो भी इसी में आ जाते हैं, क्योंकि जहां भी परमाणु परीक्षण किया जाता है वहां की जमीन भी हिल जाती है। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या कहेंगे, चौथा पॉइंट है परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षणों से भी ये सब होता है। तो ये मित्रों कुछ कारण हैं भूकंप आने के। ठीक है, तो मैंने भूकंप आने के कारणों को स्पष्ट कर दिया है। दूसरा देखिए भूकंपों के वर्ग। तो अगला हम जो जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं मित्रों वो है भूकंपों के वर्ग। वर्गों का मतलब है कि भूकंप कितने प्रकार के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भूकंपों के अगर वर्गों की बात करें मित्रों तो वो वर्ग रहेंगे आपके तीन। कितने वर्ग रहेंगे, तीन वर्ग रहेंगे। और वो कौन कौन से वर्ग हैं तो एक बार उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले, अच्छा ये जो वर्ग बांटे गए हैं ये बांटे गए हैं आपके गहराई के अकॉर्डिंग। गहराई पृथ्वी में कितने गहरे से तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उसके आधार पर बांटे गए हैं आपके, और जिनको तीन भागों में बांटा गया है मित्रों। और अगर हम बात करते हैं कि वे कौन कौन से भाग हैं तो देखिएगा, पहला है सामान्य भूकंप। पहला कौन सा भाग है इसमें, तो पहला भाग हम जो कहते हैं वो है आपका सामान्य। कौन सा मित्रों, सामान्य भूकंप आपका पहला है भाग। और दूसरा जो भाग है सामान्य के बाद वो है आपका मध्यवर्ती। कौन सा भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप दूसरा है। और तीसरे की बात करें तो इनको पातालीय बोला जाता है, पातालीय भूकंप बोला जाता है। तीसरा भूकंप जो है पातालीय भूकंप। अब ये कहां कहां से आते हैं, मैंने कहा गहराई, तो गहराई देख लेते हैं इनकी। सामान्य भूकंप मित्रों ये बनता है 0 से 50 किलोमीटर अंदर तक। ये 50 किलोमीटर तक अंदर तक इसका क्या होगा, तो भूकंप मूल होगा। ठीक है ना, तो ये कैसा सामान्य भूकंप में आ जाएगा। और जिसका मूल जो है वो आपका 200 किलोमीटर तक हो, 50 से अगर 200 किलोमीटर तक जिसका मूल है वो आपका मध्यवर्ती भूकंप में आएगा। भूकंप मूल कहां हो मित्रों, तो 50 से 200 किलोमीटर अंदर हो पृथ्वी में, तो इस श्रेणी का है। और अगर 200 से 700 किलोमीटर तक अंदर है पृथ्वी में तो वो कैसा होता है, फिर पातालीय होता है। कभी कभी इसमें से क्वेश्चन बनता है, सामान्यतः तो नहीं बनता, पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगला देखिए मित्रों भूकंपीय तरंगें। ठीक है, इसको कवर करते हैं। भूकंपीय तरंगों को देखें तो भूकंपीय तरंगें जो है वो भी आपकी तीन ही प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगें मित्रों कितने प्रकार की हैं, तो वो भी तीन प्रकार की हैं। देखिए भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी हैं, तो देखें मैं एक सारणी जैसी बना देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले इधर देखिए ये होती है प्राथमिक। कौन सी होती है आपकी, एक होती है प्राथमिक तरंग जिसको बोलते हैं पी वेव, पी तरंगें। दूसरी होती है मित्रों द्वितीयक तरंगें जिनको बोल देते हैं एस वेव। और तीसरी होती है आपकी तृतीयक तरंगें या इनको बोल देते हैं हम लोग लोब तरंगें। आप लोब लिख लें, लोब तरंगें जिनको एल्स बोलते हैं, एल वेव। ठीक है, तो ये तरंगें जो है भूकंप की तरंगें तीन प्रकार से हैं। प्राथमिक तरंगें प्राइमरी वेव, द्वितीय तरंगें सेकेंडरी वेव, लोब तरंगें हैं आपकी जिनको लो वेव्स ही कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो देखो कुछ चीजें हम समझते हैं इनके विषय में। ठीक है, इनसे कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखो ये प्राथमिक तरंग, अगर हम देखें कि कैसी तरंग है ये प्राथमिक तरंग, तो ये है आपकी अनुदैर्ध्य। कैसी है ये एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। जैसे कि आपकी ध्वनि होती है तो ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है।
अगर इसकी बात करें ये कैसी है, तो ये होती है आपकी अनुप्रस्थ। ये कैसी होती है मित्रों, ये है आपकी अनुप्रस्थ तरंग। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लौह तरंगों की, तो ये भी होती है आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें। कैसी होती है मित्रों, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। अगर कभी ऐसे आ जाए कि भूकंपीय तरंगें कैसी होती हैं, तो भाई हम क्या लगाएंगे, टिक, हम लगाएंगे अनुदैर्घ्य तरंगें। क्यों, अरे भाई बहुमत है ना, बहुमत है, 3 में से 2 अनुदैर्घ्य, तो अनुदैर्घ्य पे जाएंगे, ठीक है। केवल एस वे भी कैसी होती है, अनुप्रस्थ। और मैं कारण बताऊंगा कि अनुदैर्घ्य क्यों लगाना है आपको, क्योंकि जो पृथ्वी पर भूकंप आते हैं वो इन दो का ही कारण है, या तो पी वेव से आएंगे या फिर एल वेव से आएंगे। एस वेव से पृथ्वी पर भूकंप नहीं आते हैं, ठीक है। और कारण बताएंगे क्यों नहीं आते, तो वो आप समझिएगा। अब बात करते हैं माध्यम की, इनका माध्यम क्या है। तो देखिए, जो आपकी प्राथमिक तरंग है, इसका जो माध्यम है, ये तीनों माध्यमों में चल सकती है। ये तीनों माध्यमों में चल सकती है। माध्यम का मतलब है जिसमें ये चले। और पृथ्वी में आप लोग जानते हैं कि जो माध्यम है वो क्या है, ठोस और तरल। अरे ठोस है और द्रव है, लेकिन ये तीनों माध्यमों में चलने में सक्षम है। मतलब ठोस में भी चल लेंगी, ये आपकी द्रव में भी चल लेंगी, और ये आपकी गैस में भी चल लेंगी, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये जो चलेगी वो केवल इसका जो माध्यम रहेगा वो रहेगा ठोस। ये केवल ठोस माध्यम में चलेगी। ठोस माध्यम के अलावा ये किसी माध्यम में नहीं चल सकती, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये भी सभी माध्यमों में चल सकती है, तीनों माध्यमों में चल सकती है, सभी माध्यमों में चलने में सक्षम है। मतलब ठोस द्रव गैस में चल लेगी। अगला देखिए, अगली बात करते हैं इनकी गति की। तो देखो, गति की बात करें तो जो प्राथमिक तरंग है इसकी गति सबसे ज्यादा तेज होती है। और औसतन गति की बात करें तो ये 8 से 10 किलोमीटर तक हो सकती है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है प्राथमिक तरंग, और यही आ जाती है आपकी पृथ्वी पर सबसे जल्दी आ जाती है ये। और सबसे ज्यादा भूकंप जो आते हैं वो भी किसी से आते हैं, प्राथमिक तरंग से, ठीक है मित्रों। द्वितीयक की अगर बात करें हम, तो द्वितीयक की जो गति है आपकी वो रहती है आपका 4 से 6 किलोमीटर, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है मित्रों, ठीक है। और तृतीयक की अगर बात करें, लौह तरंगों की बात करें, इनकी गति क्या है मित्रों, तो इनकी गति रहती है 2 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। बात क्लियर हो गई होगी, तीनों को समझ पा रहे होंगे गति कितनी कितनी है इनकी। अब देखो इनकी कुछ विशेष बातें, जैसे देखो मित्रों, पी वेव्स की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं वो इसी से आते हैं। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा भूकंप आने का जो कारण है वो क्या है, आपकी पी वेव, ठीक है। तो सर्वाधिक भूकंप लाती है ये क्या लाती है, आपके सर्वाधिक भूकंप लाती है। पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा भूकंप आने का कारण है वो है आपकी पी वेव, याद रखिएगा। और पृथ्वी पे जो भूकंप नहीं लाती तो वो है आपकी द्वितीयक एस तरंगें। एस तरंगों से पृथ्वी पर भूकंप नहीं आते, क्योंकि बीच में मैंने कहा था ये केवल ठोस माध्यम में ही चलेगी। जहां तरल आ गया वहीं ये फिर विचलित हो जाती है, फिर ये नहीं आ पाती ऊपर तक, ठीक है। लौह तरंगों की बात करें मित्रों तो ये धीरे धीरे चलती हैं, और देखो सबसे लंबा रास्ता तय करके जो आती हैं वो यही आती हैं। और हम ये कहेंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी है, सबसे ज्यादा विनाशकारी, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा विनाशकारी है। उसका कारण है मित्रों, ये काफी समय तक रुकती हैं। प्राथमिक तरंगों से भूकंप आते जरूर हैं ज्यादा, भूकंप आया और 1-2 झटके लगे और निकल गया, ठीक है। पर ये तरंगें जब आती तो काफी समय तक रुकती हैं, जिससे काफी जान माल को खतरा रहता है, ठीक है मित्रों। तो ये तरंगों से बनने वाले सामान्य क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो बात करते हैं भूकंपीय मापन की। अगला क्या है मित्रों, तो भूकंपीय मापन, इनको भी देख लीजिएगा क्या है भूकंपीय मापन। देखिए, अगर हम भूकंपीय मापन की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें कि भूकंप आ रहा है, इस बात का पता कैसे लगता है मित्रों, तो कोई भी भूकंप आ रहा है इस बात का पता लगता है सिस्मोग्राफ से। किससे लगता है, सिस्मोग्राफ से।
भूकंप आ रहा है या भूकंप नहीं आ रहा। अरे भाई, अगर भूकंप की गति अधिक है तो भूकंप पता चल जाता है, लेकिन एक बात बताइए, भूकंप बहुत धीरे धीरे आ रहा है मित्रों, भूकंप जो आ रहा है उसकी गति क्या है, एकदम कम है, तो कैसे पता कर पाएंगे, नहीं पता कर पाएंगे ना। तो सिस्मोग्राफ से पता चल जाएगा, ये बताएगा आपको तीव्रता के भूकंप वाकई में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ का काम क्या है मित्रों, सिस्मोग्राफ का काम है भूकंप का पता लगाना। क्या काम है इसका, भूकंप का पता लगाना। ठीक है, याद रखना इसको, भूकंप का पता लगाने का काम सिस्मोग्राफ का है। इसके बाद अब देखिए दूसरी बात करते हैं हम, तो एक है आपका रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना, इसका काम क्या है, तो मित्रों रिएक्टर स्केल का काम है वो है आपका भूकंप की तीव्रता का पता लगाना। इसका काम भूकंप का पता लगाना है। ये केवल जो सिस्मोग्राफ है वो भूकंप का पता लगा सकता है आ रहा है कि नहीं। और मित्रों मैंने कहा था अगर तीव्रता की बात करें तो भूकंप की जो तीव्रता है, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता का जो पता लगाता है वो कौन लगाता है, आपका रिएक्टर स्केल। कई बार पूछ लिया जाता है इस पर अंक, तो मैंने बताया है 0 से 10, 0 से 10 तक के अंक होते हैं जिनके, और एक अंक पे अगर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे 0 से 1 पर गए तो 10 गुना के हिसाब से वैल्यू बढ़ती है, इस पे 10 गुना वैल्यू बढ़ती चली जाती है प्रत्येक अंक पर। ठीक है मित्रों, इसके अलावा कुछ और हैं आपके स्केल, जैसे देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा है मर्केली स्केल। एक और स्केल है मर्केली स्केल है मित्रों। और ये जो मर्केली स्केल है, अगर इस पर हम बात करते हैं, ये क्या है, तो ये भूकंप, अगर भूकंप जब आ जाता है तो उसमें जो क्षति हो जाती है उस क्षति को देखकर एक अनुमान लगाया जाता है मर्केली स्केल से कि भूकंप की तीव्रता क्या थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भूकंप में, भूकंप द्वारा की गई क्षति को देखकर भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाना ही क्या है आपका, वो मर्केली स्केल के माध्यम से किया जाता है मित्रों। और देखो अगर हम मर्केली स्केल के अगर अंकों की बात करें तो इसमें 12 तक अंक रहते हैं। इसमें अंक कितने रहते हैं, तो इसमें अंक रहते हैं आपके 12 तक। ठीक है मित्रों, तो इनको याद रखिए। अगला देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, तो इस पॉइंट को फिर से इधर हम कवर करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक पेटी है हमारे यहाँ, ठीक है, उस पेटी का नाम है प्रशांत महासागर की तटीय पेटी। इसको डिवाइड करके बताएंगे आपको, ठीक है, जब आपको पेंजिया और ये सब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको प्रशांत महासागर की तटीय पेटी क्या है। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कि पृथ्वी पर जो सर्वाधिक भूकंप आते हैं वो कहाँ आते हैं, तो वो है आपकी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की तटीय पेटी। प्रशांत महासागर का जो तटीय इलाका है, अरे इसमें पड़ने वाले देशों को अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं, तो देखो आपका जापान है, जापान के अलावा देखो इसमें न्यूजीलैंड है, जापान, न्यूजीलैंड, ऐसे कुछ और भी देश हैं इसमें, है ना। तो वहां पे कुल मिला के क्या होता है मित्रों, ज्यादातर इसमें जो है आ जाते हैं आपके भूकंप बहुत आते हैं। ठीक है, अब देखो ये यहाँ कितने भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर की तटीय पेटी में, तो हम ये कहेंगे कि जो पृथ्वी पर जितने भी भूकंप आते हैं उनका लगभग 66%, कहीं 63% भी दिया होगा, तो 63 से 66% तक दिया होता है बुक्स में, आप लोग याद रखना। तो 66% तक भूकंप प्रशांत महासागर की तटीय पेटी में आते हैं। कभी देश पूछा जाए मित्रों, किस देश में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप, तो देश आपके सामने लिखा हुआ है, फिर से देख लीजिएगा, वो है आपका जापान। जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं मित्रों। ठीक है, पूरे आपके पूरे विश्व में, क्योंकि जो जापान है वो प्रशांत महासागर की तटीय पेटी पर ही स्थित है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं द्वीपीय देश है ये, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंटों की, जैसे देखिए कभी आ जाता है कि जब भी भूकंप आते हैं तो प्रकृति में जो गैसें बढ़ जाती हैं, वो कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है मित्रों, तो जो
वातावरण में जो गैस बढ़ती है वो बढ़ जाती है आपकी रेडान, याद रखना इसको। और एक और पॉइंट इसमें वो है आपका कि ऊर्जा कौन सी निकलती है, तो इसमें उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है जिसको हम इलास्टिक एनर्जी भी बोलते हैं, इलास्टिक एनर्जी। तो ये भूकंप के दौरान ही उत्सर्जित होते हैं दोनों, ठीक है, इन्हें भी याद रखना। और कई बार ये पॉइंट्स भी यहाँ से आपके एग्जाम्स में बनते रहते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है मित्रों, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगले जो वीडियो में हम जिन टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है आपका ज्वालामुखी। तो अगले टॉपिक में हम ज्वालामुखियों को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर चक्रवात और जलधारा को कवर करेंगे, ठीक है मित्रों। तो आप लोग वीडियोस देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और देखिए जल्दी ही अब आपके ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होंगे, ठीक है। जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन क्लासेस में देखो जैसे ही सरकार का अभी क्या नीति आता है। और आज अगर देखें तो सरकार ने जो कासगंज जिले को तो जो घोषित किया है वो ये कहा है कि भाई ये तो जो अभी कोरोना मुक्त है, इसमें बहुत ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स नहीं हैं। तो जल्दी ही उम्मीद है कि 1 महीने में लगभग सभी क्लासें भी शुरू होंगी। तो आप लोग अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है मित्रों। तो धन्यवाद। पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ HPGS जोन।